आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो है 24 अगस्त 2022 को ये पेपर हुआ था। आरआरसी ग्रुप डी का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। इसमें क्वांट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 है तो दुकानदार को 15% की हानि हुई। 15% का लाभ पाने के लिए इस टीवी को कितने मूल्य पे उसको बेचना चाहिए। तो देखिए, 15% की हानि पे 18,700 में बेच रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए वो 100% में खरीद के लाया है तो 15% की हानि मतलब 85%। और इस 85% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है 18,700, तो 18,700 लिख लेंगे। आपसे पूछ रहा है 15% का लाभ कमाने के लिए, यानी कि 115% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 85% की वैल्यू अगर इतना दिया है तो इसको सिंप्लीफाई करके 1% की वैल्यू निकाल देंगे। तो 17 से कट करेंगे तो 17 पचे 85, 5% की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 17 के में 17 एक 17, यानी 1100 निकल के आ जाएगी 5% की वैल्यू। तो 115% की वैल्यू निकालने के लिए इस 5 में 23 का गुणा करेंगे तो 23 पचे 115 होता है। तो जब इधर 23 का गुणा किए हैं तो इधर भी 23 का गुणा करना पड़ेगा। तो 11 में 23 का गुणा करेंगे तो 2 3 और 3 2 5 और 2 जीरो इसके साथ लग जाएगा, यानी 25,300 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निकटतम अनुमानित मान होगा। तो निकटतम हमें बताना है तो हम वैल्यू भी निकटतम लेंगे। तो 68.27 मैं बता चुका हूँ कि 0.5 के बाद से अगर वैल्यू हो तो उसको अप्रोक्सीमेट में 1 मान लेते हैं। तो इसको हम मान लेंगे 68 माइनस ये हो जाएगा 140 हो जाएगा, और प्लस ये 5 से अधिक है तो ये 10 हो जाएगा, और ये 7.7 है, ये भी 0.5 से अधिक है तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और बस इसी को सॉल्व कर देंगे। तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 68 माइनस 140, और 10 में 8 का गुणा करेंगे तो 80। 140 में से 80 घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 60, और ये इधर 68 है तो 68 में से 60 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में रेखा एल एम के समानांतर है और टी एक तिर्यक रेखा है, तो कोण एक्स का मान कितना होगा। तो मैं बता चुका हूँ कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण के बराबर होते हैं, संगत कोण के बराबर होते हैं। तो अगर ये कोण 120 अंश का है तो ये कोण कितने अंश का हो जाएगा, 180 में से 120 घट जाएगा तो ये कोण कितने अंश का हो जाएगा, 60 अंश का हो जाएगा। और जैसे ही ये कोण 60 अंश का होगा तो कोण एक्स का मान भी कितना हो जाएगा, 60 अंश का होगा, क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे को तिर्यक काटती हैं तो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। इसी को हम षट्भुज कोण बोलते हैं। तो इस वजह से ये एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 अंश हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ऐसी हैं कि उनके वर्गों का योग 313 है। इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए तो आप एक्स मान के इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आप सीधे ऑप्शन पकड़िए और ऑप्शन से इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो वर्गों का योग कह रहा है, तो अगर मैं पहला ऑप्शन अगर 12 को लेता हूँ तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और इसके आगे की क्रमागत संख्या हो जाएगी 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 9 4 13 को 3, एक कैरी हो जाएगा, 6 4 10 और एक 11 हो जाएगा, और एक 1 2 और एक 3, यानी 313 आ गया, जो कि क्वेश्चन को फॉलो कर रहा है। इस वजह से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बाकी को भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे अगर 14 को देखेंगे तो 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 196 लिख लेंगे। इसके आगे वाली क्रमागत संख्या हो जाएगी 15, और 15 का स्क्वायर होता है 225। अब देखिए 196 लगभग लगभग 200 के करीब है, और ये 225 है, तो ये 200 से ऊपर है, दोनों को जोड़ेंगे तो 400 से ऊपर हो जाएगा, जबकि दोनों का योग 313 आना चाहिए। तो 14 या 14 से ऊपर की जितनी वैल्यू हैं ये तो नहीं होंगी। तो ये बाकी नीचे के जितने भी ऑप्शन होंगे वो सारे इनको फॉलो नहीं करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है जिसमें 12 दिया है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरल कीजिए
430 गुणे 423 माइनस 325 गुणे 325। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर ए की वैल्यू अगर 423 है और बी की वैल्यू अगर मैं मान लेता हूँ 325, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा। ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। नीचे आपका ए माइनस बी दिया है, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। ए की वैल्यू 423 माना है, बी की वैल्यू 325 माना है, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 3 700, और 25 दुना के 50 हो जाएगा, और 2 घटा देंगे तो 48, यानी कि 748 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 पुरुष और 12 महिलाएं एक दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं। 6 पुरुष और 8 महिलाएं उसी दीवार को 14 दिनों में बना सकते हैं। एक महिला को अकेले इसे बनाने में कितना समय लगेगा। तो ये क्वेश्चन जब मैं एएलपी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करा रहा था, तो उसमें हूबहू यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितना ज़रूरी है। ये पेपर 2022 में हुआ था और एएलपी का पेपर हुआ है 2024 में। तो 2022 का क्वेश्चन हूबहू 2024 में आपको पूछ दिया गया है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना तो बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम लगाते हैं, तो 8 पुरुष और 12 महिलाएं 10 दिन में करते हैं। तो लिख लेते हैं 8 पुरुष और प्लस 12 महिलाएं कितने दिन में कर रहे हैं, तो ये कर रही हैं 10 दिनों में। और इसी कार्य को 6 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिन में कर रही हैं, तो ये कर रही हैं 14 दिनों में। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो दोनों साइड 2 से भाग कर देंगे, तो ये 5 बढ़ जाएगा और ये 7 बढ़ जाएगा। 5 का गुणा करेंगे 8 में तो 40 हो जाएगा, और इधर करेंगे तो 42 हो जाएगा। 42 में से 40 घटाएंगे तो 2 मेल, ये बराबर हो जाएगा 12 पचे 60 और 8 सत्ते 56। 60 में से 56 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा फीमेल के। यहाँ से मेल और फीमेल की इफिशियंसी का रेशियो निकल के आ जाएगा 2/1, यानी मेल की इफिशियंसी हो जाएगी 2 और फीमेल की हो जाएगी 1। तो इसमें वैल्यू रख के हम टोटल वर्क निकाल देंगे, तो यहाँ से टोटल वर्क क्या निकल के आ जाएगा, मेल की जगह पे 2 रख देंगे और फीमेल की जगह पे 1। तो ये हो जाएगा 8 दूना के 16, 16 में 12 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 में 10 का गुणा करेंगे तो 280 हो जाएगा। यानी इस 280 कार्य को कराना किससे, तो एक महिला से। महिला की इफिशियंसी 1 है, 280 में 1 से भाग करेंगे तो 280 आएगा। तो कितने दिन में करेगी, 280 दिन में करेगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित ग्राफ और तालिका 3 अलग अलग वर्षों 2015, 16 और 17 में जीत, मृदुल और शशांक नामक 3 सेल्समैनों द्वारा बेची गई कुल इकाइयों को दर्शाते हैं। आपसे पूछ रहा है कि इस ग्राफ का आपको अध्ययन करना है, और आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि यदि 2015 से 2019 तक 5 वर्षों की अवधि के दौरान जीत की औसतन 40 इकाइयाँ बेची हैं, और यदि अगले 2 अर्थात 2018 और 2019 में जीत द्वारा बेची गई इकाइयों की कुल संख्या अगर समान है, तो उसने 2018 में कितनी इकाइयाँ बेची, ये आपसे पूछ रहा है। तो जीत ये रहा, और इसकी औसतन कितनी दिया है, तो ये 40 औसत दिया है। तो देखिए ये जो 35 है, इसको 40 करने के लिए क्या करेंगे, इस 55 में से 5 उठा के 35 को दे देते हैं। तो ये हो जाएगा 2015 में भी 40 हो जाएगा, 2016 में तो 40 है ही, और 2017 में 5 उठा के दे दिया तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, और आगे के जो भी 2 होंगे, इन दोनों को मिलाने पे औसत कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। तो इस 50 में 10 अधिक है, तो 10 किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। यानी ये दोनों मिला के कितना लाए होंगे, 70 लाए होंगे, तभी तो ये इधर 10 चला जाएगा तो 80 हो जाएगा, और 80 को 2 बराबर भाग में बांटेंगे तो 40-40 आ जाएगा। यानी ये जो दोनों लाए होंगे वो 70 मिल के लाए होंगे, यानी कि 2018 और 2019 में ये दोनों 70 मिला के लाए होंगे। और चूंकि क्वेश्चन में दिया है कि जो इकाइयों की संख्या वो समान है, तो 70 को जब 2 समान भागों में बांटेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 35 और 35 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 35 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करके उस अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 21 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, तो पहले वृत्त का अर्ध परिमाप निकाल देते हैं। तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr, अर्धवृत्त का परिमाप निकालेंगे तो πr हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है। आर की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर,
तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी यानी 21/2 हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11 बार। 7 से कट करेंगे तो ये 3 बार जाएगा, यानी 11 में 3 का गुणा करेंगे तो 33 सेंटीमीटर क्या निकल के आ जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप निकल के आ जाएगा। अब देखिए अर्धवृत्त का अगर मैं चित्र बनाऊं तो कुछ ऐसे हो जाएगा। तो देखिए ये जो मैंने चित्र बनाया है इसकी वैल्यू आपको 33 दी गई है, लेकिन ये वाली जो व्यास है वृत्त का इसको भी जोड़ना पड़ेगा अर्धवृत्त का परिमाप निकालने के लिए। और व्यास की लंबाई दिया कितना है, तो वो दिया है 21 सेंटीमीटर। तो ये जो हमने 33 निकाला है इसमें 21 जोड़ देंगे तो पूरे अर्धवृत्त का परिमाप निकल के आ जाएगा। तो 33 में 21 जोड़ेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 30 20 50 और 3 और 1 4, यानी कि 54 सेंटीमीटर क्या निकल के आ जाएगा, इस अर्धवृत्त का परिमाप निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए को हर तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता दी जाए तो वह काम कितने दिन में पूरा हो सकता है। तो देखिए ए कर रहा है कितने दिन में, तो 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में, और सी कर रहा है कितने दिन में, तो ये कर रहा है 60 दिन में। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 60 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से ए की इफिशियंसी आ गई 3, बी की आ गई 2 और सी की आ गई 1 आ गई। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि हर तीसरे दिन बी और सी द्वारा ए को मदद दी जाती है। तो देखिए ए जो है वो तीनों दिन काम करेगा, तो ए की इफिशियंसी 3 है और इसके द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो 3 3 9 यूनिट का कार्य इसके द्वारा कर लिया जाएगा। तो जैसे ही 9 यूनिट का कार्य कर लेगा, बी और सी इसकी सहायता के लिए तीसरे दिन जुड़ जाते हैं। तो बी की इफिशियंसी है 2 और सी की 1 है, तो दोनों की जुड़ के कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यानी कि इस 9 में क्या हो जाएगा, 3 जुड़ जाएगा। तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, यानी कि 12 यूनिट का काम कर रहे हैं कितने दिन में, तो ये कर रहे हैं 3 दिन में 12 यूनिट का काम कर दे रहे हैं। तो टोटल कार्य है आपका 60। इस 60 कार्य को करने के लिए कितना दिन लगेगा ये आपसे पूछ रहा है। तो 12 को 60 करने के लिए हम 12 में किस चीज़ का गुणा करेंगे, 5 का। तो जैसे ही इधर 5 का गुणा करेंगे हैं तो डे में भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो 3 में 5 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 15 दिन निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। यानी इस तरीके से 15 दिन में टोटल कार्य पूरा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8 पुरुष और 12 महिलाएं उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष अकेले काम करे तो उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, तो मैं डायरेक्ट लगाऊंगा कि 6 मेल और प्लस 8 फीमेल महिलाएं 14 दिन में कर सकती हैं, और इसी कार्य को 8 मेल और 12 फीमेल तो ये कर रही हैं कितने दिन में, 10 दिन में। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 7 बार हो जाएगा और ये 5 बार। तो 7 में 6 का गुणा करेंगे तो 42 और इधर हो जाएगा 40, यानी कि 2 मेल ये बराबर किसके हो जाएगा, 8 7 56 और 12 5 60, यानी 4 फीमेल के बराबर हो जाएगा। यहाँ से मेल और फीमेल इनकी इफिशियंसी का रेशियो निकल के आ गया 2/1। तो इसमें या इसमें दोनों में किसी में भी रख के हम टोटल वर्क निकाल देंगे। तो टोटल वर्क यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, तो 6 दूना के 12, 12 8 20 हो जाएगा, और 20 में 14 का गुणा करेंगे तो ये टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। और कराना किससे है, तो एक पुरुष से। तो पुरुष की इफिशियंसी कितना है, 2 है, तो एक पुरुष की 2 हो जाएगी, बस इससे भाग दे दीजिए। तो 2 से कट करेंगे 20 को तो 10 बार जाएगा, और 14 में 10 का गुणा करेंगे तो 140 दिन निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित तालिका दिए गए वर्षों में एक कंपनी द्वारा विभिन्न प्रकार की घरेलू वस्तुओं का उत्पादन लाखों में दर्शाया है। तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न आपसे पूछ रहा है, यह आपको विभिन्न घरेलू उत्पाद दिए गए हैं, ये वस्तुएं हैं और ये वर्ष दिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्पादन के मामले में किसी एक वर्ष के दौरान इनमें से किस प्रकार की घरेलू वस्तु में अधिकतम वार्षिक वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि दर यहाँ पे कीवर्ड जो है वार्षिक वृद्धि दर है वो अधिक थी, आपसे पूछ रहा है। तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करेंगे। तो देखिए पी का अगर हम लें तो पी में कह रहा है 2017 में, तो 2017 में पी में है 72, और उसके पिछले वर्ष यानी 2016 में कितना है, तो 70 है। तो कितने की वृद्धि हुई है, तो 2 की वृद्धि हुई है। दूसरा देखते हैं वस्तु एस और 2017 में, तो एस है आपका 90 और 2017 में ये हुआ है 100, तो 90 से 100 हुआ है, यानी कि 10 की वृद्धि हुई है कितने पे, तो ये 90 पे हुई है। अगला ऑप्शन कह रहा है ऑप्शन नंबर 3 कि वस्तु क्यू जो है 2018 में, तो क्यू आपका ये है
2018 में ये 95 हुआ है, उससे पिछले वाले वर्ष में 90 है, तो 90 से 95 यानी कि 5 बढ़ा है कितने पे, तो ये 90 पे बढ़ा है। आगे चौथा वाला जो ऑप्शन है उसको देखते हैं, तो वस्तु आर 2018 में, तो आर ये रहा 2018 यानी कि ये 80 रहा, तो 70 से 80 हुआ है यानी कि 10 बढ़ा है कितने पे, तो 70 पे। और ये जो 2 है वो कितने पे बढ़ा था, तो ये 70 पे ये भी बढ़ा था। तो पूछ रहा है कि अधिकतम वार्षिक दर, तो किसका परसेंटेज सबसे अधिक आ रहा है, तो इसे 2/70 है, तो इसको तो किनारे कर देंगे, ये तो नहीं होगा। अब देखिए 10/90 है और ये 5/90 है, तो 10/90 अधिक है, तो ये 5/90 भी नहीं होगा। अब इन दोनों में अगर चेक करें तो देखिए इसको लिख सकते हैं 1/9 और इसको लिख सकते हैं 1/7। तो 1/9 हमें पता है कि 1/7 से क्या है, छोटा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। और 1/7 है किसका, तो ये चौथे वाले ऑप्शन का, एक वस्तु आर 2018 में वृद्धि वार्षिक दर, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका रेट सबसे अधिक आ रहा है, तो इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं, उसके बाद से मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस या माइनस दोनों में से किसी को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 12 से 12 में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा, एक बार जाएगा। 12 में 12 का गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा, और 144 में से 1 घटाएंगे तो 143 हो जाएगा। 143 में 12 जोड़ेंगे तो 155 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 15 सेंटीमीटर तथा संगत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि अगर आपको आधार मालूम है और ऊंचाई अगर मालूम है तो बस उन दोनों का गुणनफल कर दीजिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। तो 15 में 6 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम 84 है। यदि संख्याएं 2:3 के अनुपात में है तो संख्याओं का योग कितना होगा। तो मैं मान लेता हूं कि अनुपातिक संबंध x है, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 2x और 3x हो जाएंगी। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे x, ये एलसीएम हो जाएगा। ये बराबर किसके दिया है, तो ये 84 के बराबर दिया है। तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, और 6 से 84 में भाग करेंगे तो 14 बढ़ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई 14। आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि दोनों संख्याओं का योग, तो 2x और 3x इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 5x के बराबर हो जाएगा। और x की वैल्यू क्या निकल के आई है, 14। 14 में 5 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 70 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 और 50 का तृतीयानुपाती है। तो देखिए तृतीयानुपाती निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि मान लीजिए a और b है, इसका तृतीयानुपाती पूछे तो डायरेक्ट आप b का स्क्वायर करके a से भाग कर दीजिए। तो यहाँ पे b मतलब बाद वाली वैल्यू कितनी है, 50 है, तो 50 का स्क्वायर मतलब 50 गुणे 50 हो जाएगा। और a की जगह पे क्या है, 10 है, 10 से भाग कर दीजिए, तो 0 से 0 कट गया। 50 में 5 का गुणा करेंगे तो 250, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे बड़ी 5 अंकों वाली संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 15 और 21 से विभाज्य हो। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो हम डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करते हैं। मैं इस तरह के क्वेश्चन करा चुका हूँ और बता चुका हूँ कि उसमें क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करते हैं, जिससे बहुत कम समय में आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि इनसे अगर विभाज्य है तो इसका मतलब इनके जो फैक्टर होगी उससे भी वो संख्या विभाजित होनी चाहिए। तो देखिए 18 का एक फैक्टर 9 है, तो अगर संख्या 18 से विभाजित है इसका मतलब 9 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं कि 9 से कौन सी संख्या कट रही है। तो पहला अगर चेक करें तो देखिए ये 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 5 आ रहा है, यानी पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा चेक कर लेते हैं तो ये देखिए 9 9 हो जाएगा, 5 4 9, इसमें भी 5 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा चेक कर लेते हैं तो 5 4 9 5 4 9, हाँ, यानी तीसरा और चौथा ऑप्शन हो सकता है। इन दोनों में से दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। आगे हम देख लेंगे कि 21 में एक फैक्टर 7 दिया है, तो इन दोनों में से चेक कर लेते हैं कि कौन सी संख्या 7 से विभाजित हो रही है। तो अगर तीसरे वाले ऑप्शन को अगर हम चेक करते हैं तो 7 एकम में 7, 2 29, 7 चौक 28, 1 14, 7 दूना 14, 50 आएगा। 7 से विभाजित नहीं होगा 50, इसलिए तीसरा वाला भी नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मूलानुपाती सूत्र है। तो मूलानुपाती सूत्र होता क्या है, ये होता है बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ये क्या होता है, ये मूलानुपाती सूत्र होता है। और बस इसको चेक कर लेंगे कि ये किस में दिया है।
तो देखिए चेक करने के लिए आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि माध्य को 0 के बराबर कर दीजिए। तो बहुलक किसके बराबर होना चाहिए? 3 इंटू माध्यिका के बराबर आना चाहिए। तो माध्य की वैल्यू 0 रख के देखते हैं कि ये वाला किस में फॉलो कर रहा है। तो जैसे ही माध्य की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से 3 बहुलक बराबर माध्यिका आ जाएगी। लेकिन उल्टा आना चाहिए, बहुलक जो होना चाहिए वो 3 इंटू माध्यिका के बराबर होना चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा चेक कर लेते हैं। तो माध्य 0 यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे माध्य 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 बहुलक 3 माध्यिका के बराबर होगा, तो ये भी नहीं फॉलो कर रहा है। तीसरे वाले को देखें तो ये माध्य 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ से बहुलक 3 इंटू 2 यानी 6 माध्यिका के बराबर होगा, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें भी चेक कर लें तो देखिए माध्य 0 हो जाएगा, ये भी माध्य 0 हो जाएगा, यानी बहुलक 3 इंटू माध्यिका के बराबर आ जाएगा, जो कि इसको फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करा कि सरल करें। तो देखिए 4.32 गुणे 4.32 माइनस 2.64 गुणे 2.64 और डिवाइडेड बाई 1.68। तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इन दोनों को एक बार जोड़ देंगे और इन दोनों को एक बार घटा देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 4 और 2 6 हो जाएगा, और 6 3 9 हो जाएगा, और 4 2 6 हो जाएगा, यानी कि 6.96 हो जाएगा। और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 और 2 फिर 12, 12 में से 6 जाएगा 6 हो जाएगा, और इधर 3, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 1.68 हो जाएगा। और नीचे आपका 1.68 दिया है, तो 1.68 से 1.68 कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? 6.96 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शनी देखने गए, जबकि 1680 लोग रविवार को प्रदर्शनी देखने गए। तो प्रदर्शनी में जाने वाले लोगों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि क्या है, ये आपको बतानी है। तो देखिए 1500 से 1680 होने में कितना बढ़ेगा? तो 15 1 16 यानी 180 बढ़ रहा है। और कितने पे बढ़ रहा है? तो ये 1500 लोगों पे बढ़ रहा है। प्रतिशत में पूछ रहा है, तो बस क्या करेंगे, हम 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, 15 से कट करेंगे तो 15 का में 15, 3 30, 15 दूना के 30, यानी 12% की वृद्धि हुई, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 32 दिनों में पूरा कर सकता है, बी जो है वो ए से 60% अधिक कुशल है। यानी अगर ए का मैं अगर 100 मानता हूँ, तो बी क्या है? ए से 60% अधिक कुशल है, यानी कि 160 है। इसको 0 से 0 कर देंगे, 2 से कट करेंगे, 2 5 10 और 2 8 16, यानी यहाँ से इनकी इफिशियंसी निकल के आ गई 5:8 निकल के आ गई। आगे कह रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए उसी काम को 32 दिनों में पूरा कर सकता है, और ए की इफिशियंसी दिया कितना है? तो 5। तो 5 इफिशियंसी से 32 दिनों में, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। और इस टोटल वर्क को बी अकेले, तो बी की इफिशियंसी है 8, 8 इफिशियंसी से करने में कितना समय लगेगा? तो बस क्या करेंगे, 8 से भाग कर देंगे। तो 8 से भाग करेंगे तो 8 चौको 32, 4 बार चला जाएगा, 5 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 दिन निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रशेखर ने 12 समान वस्तुओं को कुल 420 रुपये में बेचा, जिससे उसे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो ऐसी एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए हानि हो रही है 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, तो 7 सीपी की हानि हो रही है कितनी? 12 वस्तुओं के सीपी को 12 वस्तुओं के एसपी में बेचने पर। तो ये आपको क्वेश्चन के हिसाब से इक्वेशन बन गया। यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल देंगे। तो देखिए सीपी बराबर क्या हो जाएगा? तो ये 12 में से 7 घट जाएगा, तो 5 सीपी किसके बराबर हो जाएगा? तो ये 12 माइनस वाला जब इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 12 एसपी के ये बराबर हो जाएगा। यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/5 निकल के आ जाएगा। अब देख आगे क्वेश्चन में दिया है कि 12 समान वस्तुओं को कुल 420 में बेचा गया है। तो अगर 420 में अगर हम 12 से भाग कर दें तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। तो 12 से भाग करेंगे तो 12 चौक 12 36, 6 60, 12 25 60, यानी एक वस्तु का जो एसपी है सेलिंग प्राइस है वो कितना निकल के आ गया? 35। तो इस 5 की वैल्यू आपको दिया है क्वेश्चन में 35, तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाल देंगे, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 5 7 35, 7 हो जाएगी। आपसे पूछ क्या रहा है? सीपी पूछ रहा है, यानी कि 12 का मान पूछ रहा है। तो 12 बराबर क्या हो जाएगा? बस इस 7 में 12 का हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, तो 12 7 84 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए बी सी और डी के माप
क्रमशः 2:3, 5:5, 6 के अनुपात में है तो चतुर्भुज होगा। ये भी सेम क्वेश्चन एएलपी में मैं करा चुका हूँ। ये भी क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में पूछा गया था और एएलपी में दोबारा पूछ दिया गया है। तो इसलिए फिर एक बार दोबारा कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना तो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसको लगाते हैं हम। देखिए, अगर हम ऑप्शन पे ध्यान से देखें तो वर्ग तो होगा नहीं, क्योंकि हम पता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो कोण की माप 2:3:5:6 दिया है, यानी कि ये 90 अंश के बराबर तो नहीं होंगे सारे कोण। तो इस वजह से क्या होगा, वर्ग नहीं होगा। तो एक ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। देखिए, समांतर चतुर्भुज भी नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो सम्मुख कोण मतलब क्या होता है, अल्टरनेट वाले। यानी कि अगर मैं अल्टरनेट यानी कि 2 और 5 को देखूं तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं आएंगे, तो समांतर चतुर्भुज भी नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए, पतंग में क्या होता है कि पतंग में जैसे मान लीजिए मैं बना के दिखाता हूँ, इसमें क्या होता है कि ये जो भुजाएं होती हैं, जो सम्मुख भुजाएं हैं, ये बराबर होती हैं। ये जो भुजा होगी इस भुजा के बराबर होगी। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा कि जो कोण होंगे वो बराबर होंगे। तो ये पतंग की कंडीशन को भी फॉलो नहीं करता है, क्योंकि इसमें सारे कोण अलग अलग हैं। तो ये इस कंडीशन को भी फॉलो नहीं करता है, तो ये पतंग भी नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, समलंब चतुर्भुज। तो ये क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज होगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देख भी सकते हैं। जैसे कोणों की अगर मैं माप निकाल लेता हूँ तो 2, 3, 5, 5, 10 और 6, 16, यानी इस 16 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 360 होता है, क्योंकि हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोण का मान 360 अंश के बराबर होता है। तो देखिए, यहाँ से अगर मैं मान लीजिए कि ये समलंब चतुर्भुज में 2 समांतर भुजाएं होती हैं और ये भुजाएं ऐसे होती हैं, यानी कि इस कोण जो समांतर भुजाओं को मान लीजिए अगर ये तिर्यक रेखा काट रही है तो ये कोण 180 अंश के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो देखिए, 5 में 3 जोड़ेंगे। अगर मैं इसको मान लेता हूँ 2, ये 3 है, ये 5 है और ये 6 है। तो देखिए, इस 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 180 अंश के बराबर होना चाहिए। तो 6, 2, 8 यूनिट की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो अगर 16 की 360 है तो 8 की इसकी आधी यानी कि 180 हो जाएगी। बिल्कुल इसको फॉलो कर रहा है। यहाँ पे भी निकालें तो 180 आ जाएगा। यानी कि ये रेखाएं एक दूसरे की क्या होंगी, समांतर होंगी। पर ये जो रेखाएं जैसे 6, 5, 11 हो रहा है, 3, 2, 5 हो रहा है, ये समांतर नहीं होंगी। अगर ये भी समांतर हो जाती तो समांतर चतुर्भुज होता, लेकिन ये समांतर नहीं हो रही, क्योंकि कोण इसमें क्या हो रहे हैं, 180 अंश के बराबर नहीं आ रहे हैं। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन समलंब चतुर्भुज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित की माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपको क्लास इंटरवल दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दिया है। क्लास इंटरवल 0 से 10 में 2 है, 10 से 20 में 4 है, 20 से 30 में 7 है, ऐसे करके आपको दिया है। माध्यिका पूछ रहा है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो ये होता है, L प्लस ब्रैकेट में होता है N/2 माइनस होता है CF इंटू होता है H और ये होता है डिवाइडेड बाई F होता है। अब ये L, N, CF और F है क्या, तो देखिए, सबसे पहले इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं। वो निकालते कैसे हैं, जैसे ये हो गया 2, इसमें अगला जोड़ते जाएंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 7 और 6 13 हो जाएगा, 13 में 9 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 में 10 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, 32 में 12 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा और 44 में 6 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। यानी यहाँ से n की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 50। तो n/2 अगर हम निकालेंगे तो n/2 क्या हो जाएगा, आपका 25 हो जाएगा। अब ये 25 किस में पड़ेगा, तो देखिए 22 और 22 इससे पहले ये तो यहाँ तक आ गया, तो 25 पड़ेगा इस वाले में। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका मीडियन क्लास इंटरवल हो जाएगा। तो देखिए, इसकी जो लोअर लिमिट होगी जो कि 40 दिया है, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो 40 प्लस n/2 इसकी वैल्यू 25 अभी हमने निकाला है, 25 माइनस CF क्या होता है कि इस क्लास इंटरवल के पहले वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसके पहले वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, ये 22 है। तो यहाँ से CF की वैल्यू हो जाएगी 22 और डिवाइडेड बाई F क्या हो जाएगा, इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी जो कि 10 दिया है तो 10 हो जाएगा, इनटू H क्या हो जाएगा, पूरे इंटरवल का क्या हो जाएगा, सारे इंटरवल के बीच का गैप। तो 0 और 10 के बीच 10 का गैप है, 10 और 20 के बीच भी 10 का गैप है, तो इसीलिए H की वैल्यू हो जाएगी 10। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 40 और प्लस 25 में से 22 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा और 40 में 3 जोड़ेंगे तो 43 क्या हो जाएगा, इसका मीडियन निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण का दायां पक्ष है, यानी इसको सॉल्व करने के बाद से क्या आएगा ये आपसे पूछ रहा है। तो मैं लिख लेता हूँ पहले कि 1 प्लस साइन ए और डिवाइडेड बाई है 1 माइनस साइन ए। तो इसमें क्या करता हूँ कि ऊपर और नीचे
इसके रेसिप्रोकल से गुणा कर देता हूँ, यानी कि अगर ये माइनस है तो प्लस वाले से क्या करता हूँ, गुणा कर देता हूँ। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट लेंगे तो 1 प्लस साइन ए बाहर आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये हो जाएगा, और हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। इसका रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए, और प्लस लिख सकता हूँ साइन ए और डिवाइडेड बाई कॉस ए। इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ, और हमें पता है कि 1 अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है, तो ये सेक ए के बराबर होता है, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है, तो ये होता है टेन ए के बराबर। तो यहाँ से आंसर क्या निकल के आ जाएगा, सेक ए प्लस टेन ए, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8ab एक्स और प्लस 4b स्क्वायर बराबर 0 के मूल ज्ञात करिए। तो द्विघात समीकरण से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन आरआरबी में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन को लेके पूरे थ्योरी के साथ मैंने एक वीडियो बनाया है, जो इसके प्लेलिस्ट में है। आप जाके द्विघात समीकरण से है, आप चेक कर सकते हैं। इससे अगर आपको द्विघात समीकरण में कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी, वो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी उस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि इस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और जो सी है, इसका हम गुणा करते हैं। तो इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब इस 12 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना होता है कि जोड़ने और घटाने पे इस बीच वाले के बराबर हो जाए, 8 के बराबर होना चाहिए। तो 6 और 2 करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा, जोड़ देंगे तो। और 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 12 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अब देखिए ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर भी इसके साथ है, यानी कि 12 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 6ab और प्लस क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 12, ए में ए का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर, बी में बी का गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर। चूँकि ये क्या है, बराबर के इधर है, तो जब बराबर को उधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 6ab हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जो कि 3a स्क्वायर है, इससे दोनों में भाग कर देते हैं। तो दोनों में 3a स्क्वायर से भाग कर देंगे, तो इधर भी 3a स्क्वायर से भाग कर देंगे। तो देखिए ये 3 से कट करेंगे 6 को, तो कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। और ये ए स्क्वायर से ये ऊपर वाला ए कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा -2b और डिवाइडेड बाय नीचे ए बच जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस ए स्क्वायर से ये ए कट जाएगा, यानी कि इधर बचेगा -2b और डिवाइडेड बाई 3a बच जाएगा। अब ये देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है। तो ये दोनों माइनस 2b अपान ए और ये -2b अपान 3 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.2 और 7 के ऊपर बार है को p बटा q के रूप में व्यक्त करना है, जहाँ पे p और q दोनों पूर्णांक हैं और q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो इसको करने का जो तरीका होता है मैं बता चुका हूँ। इसमें क्या करते हैं कि पहले पूरी संख्या को लिखते हैं, उसके बाद से जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता उसको उसमें से घटा देते हैं, यानी कि 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 घटा देंगे। और नीचे क्या करेंगे, जितने संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखेंगे, और जिनके ऊपर बार नहीं है उतने 0। तो 1 के ऊपर बार है तो एक बार 9 लिख दिया है, और 2 के ऊपर बार नहीं है तो इसलिए एक बार 0 कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, उस संख्या का p बटा q फॉर्म हो जाएगा। 27 में से 2 घटाएंगे तो 25 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। भाग करेंगे तो 5 पचे 25 और 18 पचे 90, यानी कि 5 बटा 18 इसका क्या हो जाएगा, p बाई q फॉर्म हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1000 है, तो वार्षिक संयोजन की स्थिति में समान अवधि के लिए समान दर से समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए 2 वर्षों का जो साधारण ब्याज है वो 1000 है। इसका मतलब क्या है कि पहले साल 500 मिला होगा और दूसरे साल भी 500 मिला होगा। अभी जो पहले साल वाला जो 500 है वो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। यही तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो इस 500 पे भी क्या लग जाएगा, 8% लग जाएगा। तो इस 500 का 8% लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बटा 100 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 हो जाएगा। 5 में 8 का गुणा करेंगे तो 40, यानी 1000 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, उस पर 40 रुपया अधिक मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज में।
तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज का, तो 1000 रुपया और प्लस 40 यानी 1040 का हो जाएगा CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सरल कीजिए x² प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इसका होल स्क्वायर माइनस में x² माइनस एम स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। अगर इस पूरी वैल्यू को मैं a मानता हूँ, इस पूरी वैल्यू को b मानता हूँ, तो ये a² माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है। और हमें पता है कि a² माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो रख देते हैं। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी करेंगे तो x² प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस हो जाएगा x² माइनस एम स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा जेड स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर देना है। तो देखिए एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर कोई कैंसिल हो रहा है तो इधर x² कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर बचेगा 2x² बचेगा, नीचे क्या बचेगा एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर यानी कि 2m² माइनस जेड स्क्वायर तो 2z² हो जाएगा। तो देखिए दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4x² और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा m² माइनस जेड² बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है 2 में दिया है, ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो 24 अगस्त 2022 को जो RRC ग्रुप डी का पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें क्वांट के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हमने एक एक करके डिस्कस कर लिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।